हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में ऐसी बातें पूछता है कि रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल के बारे में आप कमेंट करके बताएं। तो हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। इस तरह से हम लोग पढ़े थे, याद है? I इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि I में दोनों तरफ A से डिवाइड कर देते हैं, एन ई ए और वी डी, और डिवाइडेड बटे क्या कर देते हैं, ए। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, इसको जे पढ़ते हैं, जे बराबर एन ई और वी डी। वी डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ई टाउ डिवाइडेड बटे एम। इसको यहाँ पर हम पुट करते हैं तो जे इज इक्वल टू मिलेगा एन ई और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बटे एम। ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे एम इंटू ई इज इक्वल टू जे। अब ये वेक्टर होती थी तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ओके, तो ये जो क्वांटिटी बच गई है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, और यही क्वांटिटी जो है आपको कंडक्टिविटी का कंसेप्ट देगी, और कंडक्टिविटी जो है रजिस्टिविटी की कंसेप्ट देगी। समझ में आ रही बात? तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। इसका नाम है, ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्लियर है? तो यहां पे जो सिग्मा इज इक्वल टू आप लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बटे एम। ऑल क्वांटिटी है ना, ऑल क्वांटिटी आर कांस्टेंट। ये जितनी भी क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए सिग्मा जो होगा फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जो सिग्मा होगा ये भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट फॉर मटेरियल। मटेरियल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा किसके तुलना में, इंसुलेटर के तुलना में। इंसुलेटर, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हर मटेरियल का अपना अलग अलग मान होता है ना भाई? और ई आप जानते ही हैं, ई कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और टाउ जो है ये इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट रहता है। टाइम कांस्टेंट ये भी डिपेंड्स किस पर करता है, मटेरियल्स पर। मटेरियल्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। समझ गए बच्चों? मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी टाउ है, और मास जो है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात है कि एम जो है उसको बोलते हैं हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट नहीं। ये हम जानते हैं, प्रूफ किए थे। आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बटे ए कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ ए से, तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो है वी डी का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको ऐसे आ गया। अब इसमें देखना है ये और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसका नाम कंडक्टिविटी रखते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी का मतलब ये है, सो मिटा देता है। कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि कोई कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। समझे कि नहीं? अगर कोई कंडक्टर है, मान ली कंडक्टर यहाँ पर है, और कंडक्टर में लेते सिल्वर ले लेते हैं, है ना?
तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगी, है ना भाई। और इसमें करंट क्या करेगी, ज़्यादा फ्लो करेगी, रजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इस तरह की बातें होगी, है ना। कंडक्टिविटी मतलब कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो गुड कंडक्टर, सो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होगा। ओके, नाउ वी नो दैट, ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी होती है। तो रजिस्टिविटी, इसको पढ़ते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, और ये हो गया क्या, 1/, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, है ना। मतलब कि वैसा मटेरियल, इंसुलेटर का वैल्यू जो होगा, इंसुलेटर अगर होगा तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, इंसुलेटर है, अगर कोई मान लें कि इंसुलेटर है तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। करंट क्या करेगी, कम फ्लो करेगी। रजिस्टेंस क्या होगा उसमें, ज़्यादा, है ना। तो अब ये रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। नाउ यहाँ पर लिखें कि नाउ रजिस्टिविटी depends on materials, resistivity depends on material, means that different material having different values। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि different materials having different values, अलग अलग जो मटेरियल्स होगा उसका अपना अलग अलग फिक्स मान होगा। इसीलिए हम लोग इसको स्पेसिफिक रजिस्टिविटी भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। मटेरियल दैट डिफरेंट मटेरियल हैविंग डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट मटेरियल हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, different values, so called a specific resistance, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। डेफिनिशन according to concept of resistivity, according to concept of resistivity we determine conductor, insulator and semiconductor है ना। इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर बात करें कि रजिस्टिविटी R इजिकल टू रो एल बटे क्या होती थी, एरिया, यहाँ पर लिखे क्या, रो इजिकल टू RA डिवाइडेड बटे एल लिख देंगे ऐसे। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे ओम, इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटे मीटर। तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी ओम मीटर, है ना, ओम मीटर होगी। तो वैल्यू जो होगी वो ओम मीटर के रेंज में होगी। तो होती क्या है कि कंडक्टर का जो वैल्यूज होता है रजिस्टिविटी का, कंडक्टर रो का जो वैल्यूज होता है वो 10⁻⁸ है ना,
10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर के रेंज में होता है। बात समझ रहे हैं? इतना कम वैल्यू होती है। 10 टू द पावर माइनस 8 का मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब तो नहीं हुआ जो वैल्यूज है वो काफ़ी कम है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? है ना भाई? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडक्टर का लिखा मैंने, इंसुलेटर का वैल्यू जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे पहले कि सो वी कैन से दैट resistivity of conductor is very low, बहुत ही कम होता है। देख रहे हैं 10 टू द पावर माइनस है ना, यहाँ पर लिखा हो क्या, 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर, मतलब कि बहुत छोटा वैल्यू है ना, 0.0000 है ना। 7 टाइम्स 0 लिखने के बाद 1 लिखिए तो बहुत छोटा वैल्यू होगा। दशमलव के बाद 7 टाइम्स 0 लिखिए 1 लिखिए, बहुत छोटा वैल्यू होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का जो वैल्यूज होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, वैल्यूज ऑफ रजिस्टिविटी, values of resistivity for insulator is very high, बहुत ज़्यादा होती है। कितना रेंज है इसका? रेंज है इसके पावर में जो होगा वो प्लस का रेंज होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इंसुलेटर, और ये हो गया रो का वैल्यू, और 10 टू द पावर 18 ओम मीटर, इस तरह से है। नाउ रजिस्टिविटी चेंज अकॉर्डिंग, है ना, चेंज ऐसे लिखें, resistivity change due to change temperature also, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आइडिया डेवलप करते हैं कि R इजिकल टू रो एल बटे कितना हो गया, एरिया हो गया ना R, तो यानी R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया, मतलब कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो बहुत पुरानी बात है, हम लोग इसको जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो हीट एक चैप्टर है जो 11th में पढ़ना है, 11th के लास्ट में हीट एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है, उसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या है कि लंबाई जो है वो चेंज करता है। जैसे मान लीजिए L2 है तो क्या हो गया, L1 और 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो है L2 जो है वो लेंथ है एट टेम्परेचर T2। उसी तरह से L1 जो है वो लेंथ एट टेम्परेचर T1, और डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है जो T2 माइनस T1 है। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन इसका नाम है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके,
अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होगी वो होगी अल्फा का वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि R डायरेक्टली पोर्शन L है, तो ध्यान दीजिए, तो ऐसे लिख देंगे R2 = R1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T। अब यहाँ पर देखो भाई, R डायरेक्टली पोर्शन L है, तो मैंने L के लिए ये लिखा है, तो वैसा ही मैंने R के लिए भी लिख दिया। क्लियर? अब जब मैं R के लिए लिखा हूं, जैसे कि लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और रेजिस्टेंस जब बढ़ रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? रजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि इस तरह से लिख सकता हूं, ऐसे ऐसे, समझे? बात समझेंगे नहीं समझे? तो ऐसे वैल्यूज को हम लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से ये रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। बात समझे? टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होती है रजिस्टिविटी, को डाउट नहीं? तो अब यहाँ पर मिटाकर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंज लाता हूँ, थोड़ा सा चेंज। और वो चेंज क्या है? इसमें चेंज यही है कि ρ1 जो है, ρ1 एट T1 = 0 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। ठीक को ठीक है? नहीं, ρ1, तो ρ1 को हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ρ1 जो है उसको लिखते हैं क्या, ρ0 लिख देते हैं एट T1 = 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं। और ρ2 को क्या लिख देते हैं, रो लिख देते हैं एट T2 = कितना, T डिग्री सेल्सियस। और अल्फा का जो वैल्यू होती है वो आपको पता है डिग्री सेल्सियस -1 होती है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ρ = ρ0 1 प्लस अल्फा और T -0। तो यहाँ पर लिखेंगे ρ = ρ0 1 प्लस अल्फा इंटू T, ऐसे लिख देंगे। इंपॉर्टेंट, ये एक रिजल्ट है। अब यहां से हम क्या करते हैं, ρ/ρ0 कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू टी कर सकते हैं, ρ/ρ0 -1 = अल्फा इंटू टी कर सकते हैं। तो अल्फा = जो हो गया ρ - ρ0 डिवाइडेड बटे टी कर देते हैं इंटू ρ0, इस तरह से वैल्यू लिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो रजिस्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। किसके लिए? फॉर अल्फा, फॉर कंडक्टर के लिए। बात ही किसके लिए लिखे हैं भाई, फॉर कंडक्टर। समझ में आया? नहीं आया? अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो किसके लिए बढ़ेगी, ओनली फॉर कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए बढ़ेगी, तो कंडक्टर का अल्फा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो ये बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ है ना, मतलब कि रो जो है वो ग्रेटर देन ρ0 हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये कई बार पूछा है कि रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। याद रखना, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज in case of insulator, in case of semiconductor, insulator नहीं, semiconductor, तो इसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अल्फा क्या हो गया, निगेटिव। याद कर दिएगा, अल्फा निगेटिव किसका होगा, इन सेमीकंडक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि रो जो है वो लेस हो रहा है ρ0 से, तो अल्फा क्या हो गया, निगेटिव हो गया।
इसमें कोई डाउट नहीं, इससे कैलकुलेट कर सकते। ओके, अब क्या है कि डिफरेंट मटेरियल का अपना क्या है, डिफरेंट रजिस्टिविटी है। ओके, सो डिफरेंट मटेरियल having different resistivity। तो अब क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक टेबल बनाते हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। हालांकि ये पूछेगा नहीं एग्जाम में कि भाई इसका वैल्यूज बताओ, पर आपको देखने से ये पता चलेगा कि हाँ इसके साथ कुछ हो रहा है टेम्परेचर के केस में, मतलब एक रेंज आपको पता चलेगा कितना में रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंडक्टर्स, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कंडक्टर्स, और यहाँ पर लिख रहा हूँ रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आप लिख सकते हैं रो नॉट, ओम मीटर में, यूनिट क्या होगा इसका, ओम मीटर, है ना। और यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा का वैल्यूज, है ना, जो होगा क्या, डिग्री सेल्सियस -1 में, ठीक है। ये भी कितना पर लिख रहा हूँ, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। तो पहला है कंडक्टर में सिल्वर्स, तो सिल्वर्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो बहुत रजिस्टिविटी का कम होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है, और इसका वैल्यू 0.041 ऐसे। उसी तरह से कॉपर है ना, कॉपर का 1.7 × 10⁻⁸ 1.7 × 10⁻⁸। अब इसे थोड़ा सा बढ़ गया ना, रजिस्टिविटी का वैल्यू ये बढ़ गया सी कॉपर का, और यहाँ पर हो जाएगा 0.0068। उसी तरह से एल्युमिनियम है, तो इसमें होता है 2.7, बढ़ गया इसमें भी, और 10⁻⁸, और यहाँ पर होगा 0.004 और 43 है, 43। ओके, तो इसी तरह से आप सबका लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब लिखते हैं क्या, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में कार्बन आएगा, कार्बन जिसको हम लोग ग्रेफाइट भी बोलते हैं। अगर कहीं ग्रेफाइट भी लिखता है तो ये कार्बन ही है, और इसमें है कि आपको 3.5 × 10⁻⁻5 होता है वैल्यू, जिसका बढ़ते गया, और इसका जो अल्फा होगा वो निगेटिव होगा, बताए थे ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो -0.00 और 0.5 होगा, देख रहे हैं। उसी तरह से आपको जर्मेनियम हो गया, तो जर्मेनियम में हो गया आपका वैल्यू 0.46 हो गया, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस में होगा, -0.05 हो गया। इसी तरह से एक लिख देते हैं, इंसुलेटर का भी लिख देते हैं। तो इंसुलेटर में आपने रेंज देखा ना, 18 तक जाता है ना, तो अलग अलग वैल्यूज का अपना अलग अलग मान आएगा। तो इंसुलेटर में अगर लिखते हैं प्योर वाटर, तो इसमें हो गया आपको 2.5 × 10⁻, प्लस में आ जाएगा इसका पावर 5। इसका कोई अल्फा नहीं है ना, अल्फा की वैल्यूज कुछ नहीं इसमें। तो अब क्या है कि ये जो एनसीईआरटी की आप किताब देख रहे हैं, पेज नंबर 102, पेज नंबर यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पेज नंबर 102 में आप देखेंगे टेबल बनाया हुआ है, आप देख लेंगे तो आपको इससे ये पता चलेगा कि रजिस्टिविटी की वैल्यूज कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है, और कोफिशिएंट है ना रजिस्टिविटी जो है अल्फा, उसका मान क्या होता है। अब एक हम लोग न्यू
टॉपिक इसी में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलर कोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना भाई। कलर कोड जो है अक्सर बोर्ड में आता है, तो ये क्या है कलर कोड, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कलर कोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आता है बेसिकली। इसमें कोई कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है ना, कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखना होगा और किस तरह से लिखते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना अगर आपको पास जानकारी है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो कलर कोड देखिए, कलर कोड जनरली रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है जनरली रेजिस्टेंस इज मेक बाई मेटल वायर विच इज हाँ सीधा हो गया इतना ही बस काफी। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो मेटल वायर से बनता है, जो इस तरह से हम लोग सिंबल देते थे इस तरह से। इसका वैल्यू जो हम लोग लिख देते थे, जैसे मान लीजिए 10 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो कलर कोड वाला में है, जो कलर कोड है यहां पर लिख दो रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस वाला में तो सिंपल था कि मेटल वायर का था, उसका रेजिस्टेंस निकालना था, उसका एरिया लंबाई वगैरह सब दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, तो आप रेजिस्टेंस निकाल देते थे। लेकिन कलर कोड जो है ये भी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन का ना, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो बड़े लेस अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, है ना। रेजिस्टेंस जो डिटरमाइन करते हैं इसका, रेजिस्टेंस डिटरमाइन बाय कलर कोड। अब देखिए भाई, कलर कोड के द्वारा हम लोग रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आसानी से डिटरमाइन कर दीजिएगा, R = रो L बटे एरिया, नहीं तो R = V/I, कुछ न कुछ तो दिया रहेगा भाई, तो ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें होता क्या है, अ मटेरियल हैविंग मेनी, है ना, कलर्ड रिंग्स, जो मटेरियल्स है वो बहुत सारे रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसे इस तरह से है, ऐसे, और इस पर इस तरह से ऐसे मार्क किया हुआ रहेगा, इस तरह से मार्क किया हुआ। यहां भी एक लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि ये A है, ये है B, ये है C, और ये क्या है D है, इस तरह से लगा हुआ है। अब इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे यही हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर कोड दिया रहेगा, और कोड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी हैव टू रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन, अभी कार्बन क्या है ना, कार्बन आपको है ना, ये तो कंडक्टर है नहीं, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन, जो इंसुलेटर है कार्बन, वेरी हाई होगा, वेरी हाई। ये ज़्यादा नहीं होता है, बहुत होगा तो 100 ओम होगा, है ना, 10 ओम होगा, 5 ओम होगा, 0.5 ओम होगा, लेकिन ये जो है हाई होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। तो वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन वेरी हाई
अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग टू कोड, कोड के अनुसार आपको यहाँ पर कोड दिया हुआ है A, B, C और D, है ना। तो कैसे कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे आप वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैसे लिखते हैं 23.87 10 टू द पावर 2, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिख सकते, उसी तरह से इसको लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, मतलब कि सिग्निफिकेंट में लिखेंगे, और उसके बाद किस में लिख देते हैं, पावर में लिखते हैं। बात समझे नहीं समझे, जैसे मान लीजिए 23.87 इंटू 10 टू द पावर 2, तो फर्स्ट का जो 2 डिजिट होगा ना वो इस रूप में होगा, और जो थर्ड होगा वो ऐसे होगा, है ना। या इस तरह से लिखते हैं, और फिर प्लस माइनस या ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा है, या इसी तरह से मान लीजिए इस तरह से है, और इस तरह से फिर है ना, इस तरह से है, और प्लस माइनस यहाँ पर सपोज दैट कि 4%, इस तरह के लिखते हैं, इस तरह से वैल्यू लिखते हैं। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है, एरर इन मेजरमेंट में पढ़ा होगा। जैसे कि आप लिखते होंगे ऐसे ऐसे वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि x में कितना है ना एरर निकला, उस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं कि x का एक वैल्यू लिखते हैं, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे लिखते हैं आप, इस तरह से वैल्यू। तो उसी तरह से यहाँ भी लिखना है। तो मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पर आपको रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल टू पहला जो 2 अक्षर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद जो है C उसको इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखने के बाद ऐसे लिखिए मल्टीप्लाई क्रॉस देकर, और C, और उसके बाद प्लस माइनस D कर दीजिए। ये है आपका रजिस्टेंस, और ये बड़ा वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोग लिखते हैं। पहले तो कोड जानना पड़ेगा, पहले आपको जानना होगा कोड, क्योंकि जब तक कोड आप याद नहीं रखेंगे तब तक ये आप सवाल आप बना नहीं सकते। तो कैसे कोड लिखेंगे पहले ये समझ लीजिए, पहले इतना तो आप समझ लिए। मैं आपको बस इतना ही समझाया हूँ कि यहाँ पर हम लोग कार्बन का रेजिस्टेंस लिखते हैं, जो बहुत बड़ा वैल्यू होता है, नॉर्मल ऐसे रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का लिखते हैं उससे। तो इसी तरह से वहाँ पर स्ट्रिप दिया रहता है, जैसे मान लीजिए रेड दिया रहेगा, वॉयलेट दिया रहेगा, ब्लैक दिया रहेगा, येलो दिया रहेगा, इस तरह का वैल्यू रहता है। तो कैसे लिखते हैं, पहले 2 अक्षर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्रॉस मैंने A इंटू बी लिख दिया, क्रॉस C लिखेंगे, और प्लस माइनस D लिख देंगे। ये लिखने का तरीका है हम लोग का। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कलर लिख देता हूँ, कलर लिखा, तो कलर में क्या है, ब्लैक है। अब जैसे आपको याद रखना होगा, ब्लैक हो गया, फिर उसके बाद ब्राउन हो गया। अब किसी भी कलर को कहीं नहीं रख सकते, इसी ऑर्डर में रखना होगा। फिर आप रेड लिखना होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज लिखना है, उसके बाद आपको येलो लिखना है, और फिर लिखना है ग्रीन। ग्रीन यहाँ पर क्या लिखना है, वॉयलेट लिखना है, फिर वॉयलेट लिखना है, और उसके बाद ग्रे लिखना है, ग्रे कलर लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है वाइट, उसके बाद वाइट लिखना है, फिर गोल्ड लिखना है, गोल्ड लिखना है, फिर सिल्वर लिखना है, सिल्वर, और उसके बाद आपको लिखना है नो कलर। तो नो कलर में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, बात करेंगे। नंबर इसमें याद कर लीजिएगा, नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक को देते हैं 0 नंबर, और उसके बाद देते हैं 1, फिर देते हैं 2, फिर देते हैं 3, फिर देते हैं 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और फिर 9। तो गोल्ड हो गया 9, सॉरी एक तो 0 हो गया, ब्लैक लिखे, ब्राउन लिखे, रेड लिखे, ऑरेंज लिखे, फिर येलो लिखे, फिर ग्रीन लिखे, वॉयलेट लिखे, फिर ग्रे लिखे, और फिर वाइट लिखे, और फिर गोल्ड लिखे। तो गोल्ड का है 9, हाँ ठीक है, गोल्ड का 9 है, अच्छा है, गोल्ड का 9 है। इन दोनों का कोई नंबर नहीं है, सिल्वर का कोई नंबर नहीं है।
मल्टीप्लायर जो लिखते हैं, जैसे मल्टीप्लायर लिखते हैं, मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करके क्रॉस करने के बाद जो वैल्यू लिखते थे, क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लायर लिखते हैं। तो यहाँ पर है, सिखा देंगे क्वेश्चन से आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 और यहाँ पर लिखते हैं 10 टू द पावर 1, यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। इतना तो लिख दिए। उसके बाद जो 2 बच गया है, देखिए ये इसका है, ये इसका है, सब याद कर दीजिएगा। जब तक आप याद नहीं करिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमसे याद नहीं रहेगा तो हमसे भी नहीं बनेगा, है ना भाई। अब यहाँ पर देखो सिल्वर का जो लिखते हैं वो 10 टू द पावर -1। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नीट में भी पूछता है। और टॉलरेंस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए टॉलरेंस लिखते हैं, टॉलरेंस वही जो परसेंटेज वाला वैल्यूज है जो लास्ट में लिखते हैं ना, वही टॉलरेंस है। तो इन सभी का किसी का टॉलरेंस नहीं लिखा जाएगा, सीधे आपको लिखना है, आपको गोल्ड का लिखना है, सॉरी हाँ, आपको लिखना है गोल्ड का टॉलरेंस लिखना है, गोल्ड का। तो गोल्ड का जब टॉलरेंस लिखेंगे, सॉरी अब देखिए गोल्ड का टॉलरेंस लिखना है तो आप कितना लिखिएगा, 5% लिखिएगा, क्लियर है। उसके बाद सिल्वर का आपको लिखना है तो 10 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 10, याद रहे। उसके बाद नो कलर का जब लिखिएगा तो 20 लिखिएगा, नो कलर में 20 आ जाएगा। अब हम आपके क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन से। जैसे कोड रखना जरूरी ना है, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा, है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टेंस लिखना है, राइट रेजिस्टेंस। राइट रेजिस्टेंस यहां पर दिया हुआ है इस तरह से, एनसीईआरटी में ही है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। ओके, तो यहां पर इस तरह से है, 4 है, ठीक है, 4 है। तो लास्ट वाला जो कलर है वो क्या है, सिल्वर है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाला कलर हो गया सिल्वर, और लगातार जो 2 हो गया वो रेड हो गया, रेड। ये रेड, सॉरी रेड ये भी है, ये भी कितना है, रेड है, ये भी कितना है, रेड। अब समझो इसको बात को, 3 लगातार रेड रेड कलर दिया हुआ है, लास्ट में सिल्वर दिया हुआ है। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो मैंने बोला है कि दो जो नंबर शुरू का जो लिखना है वो मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और उसके बाद क्रॉस लिखना है, और उसके बाद परसेंटेज लिखना है, ये पर बता दिया मैंने। ओके, तो देखिए, तो रेड का रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, तो रेड का और रेड का दोनों ढूंढ लो। रेड कहाँ है भाई, ये देखो, ये रेड है, तो रेड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लगातार 2 लिखेंगे, ये रेड और ये रेड, 2 रेड हो गया। अब उसके बाद 2 नहीं लिखेंगे, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर रेड है, तो उसके बाद जो लिखेंगे वो मल्टीप्लायर लिखेंगे। तो चलो भाई, मल्टीप्लायर कहाँ है, देखो ये मल्टीप्लायर है ना, याद रखो बच्चों, पहले नंबर लिखेंगे। तो रेड है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड, तो मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि रेड का जो कोड है वो कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। एकदम जनरल कंपटीशन का मैथ नहीं होता है, वैसे ही है ये, समझे। तो यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पर रेड है, देखो यहाँ रेड है, तो यहाँ रेड में देखो 2 है, तो फिर मैंने 2 लिख दिया। अगली बार ऐसा नहीं लिखना है, मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था ना, तो यहाँ पर अब लिखना है क्रॉस मल्टीप्लायर, है ना। तो मल्टीप्लायर, क्रॉस मतलब मल्टीप्लायर। तो रेड का देखो मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर है, तो क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 2 लिख देंगे। और अब क्या लिखना है, उसके बाद मैंने बताया था कि प्लस माइनस लिखना है, टॉलरेंस लिखना है। तो देखो रेड में
यहाँ पर टॉलरेंस लिखना है, तो टॉलरेंस कितना लिखेंगे? 10% लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टॉलरेंस है वो कितना लिखना है? 10%। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सिल्वर। और सिल्वर कहाँ है? ये देखो, ये सिल्वर है। ये क्या है भाई? सिल्वर। इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, सही है। तो सिल्वर है, क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना है? 10 है। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 10%। ये समझ में आया आपको? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है? तो ये मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया, ये आंसर हो गया, समझे। अब इसी में क्या करते हैं कि फिर एक चार स्ट्रिप वाला बनाते हैं और आप इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है आपको येलो कलर है, येलो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वॉयलेट कलर है, वायोलेट है। और यहाँ पर जो है वो ब्राउन है। और यहाँ पे जो कलर है वो क्या है? गोल्ड है ना। और इसी तरह से अरेंजमेंट करके आपको देगा। इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालिएगा? देखिए, रेड येलो कहाँ है? येलो का वैल्यू क्या है? 4 है। 4 है नहीं? 4 है, तो आप लिख दीजिए 4। एक और नंबर यहाँ लिखना होगा आगे चल के, किसका? येलो का, वॉयलेट। तो येलो का हो गया 4, वॉयलेट का हो गया, वॉयलेट का कितना है? 6 है कि 7 है? उल्टा नहीं लिखा गया। ब्लैक का 1 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ये हो गया 5, वॉयलेट का हो गया 6। हाँ, वॉयलेट का हो गया 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। और उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद क्या है भाई? ब्राउन। तो ब्राउन किधर है? ब्राउन ये है, तो क्या हो गया? 10 हो गया, प्लस माइनस 10 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, लास्ट में क्या है? गोल्ड कहाँ है? ये रहा गोल्ड। तो प्लस माइनस 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो देखो भाई, जो मल्टीप्लायर है वो पावर में है, देख रहे हो ना? पावर में है। मल्टीप्लायर किस में है? पावर में है। और ये भैया पावर में नहीं है और ये भी पावर में नहीं है। तो इन जनरल, तो आप कैसे लिखोगे भाई? देखो, इन जनरल अगर आप रेजिस्टेंस का डायग्राम लिखोगे, रेजिस्टेंस के फार्मूला अगर लिखते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड ऐसे लिखेंगे, R = A × B। जो 2 वैल्यूज था ये वाला ढूंढ के मैंने कर दिया, इनटू C, फिर प्लस माइनस और D। तो E क्या है? ये टॉलरेंस है, ये हो गया टॉलरेंस। ये क्या है? मल्टीप्लायर। ये है मल्टीप्लायर। ई क्या है? कलर कोड है, जो कोड लिखते थे, जो नंबर लिखते थे, कोड ऑफ कलर का कोड लिखते हैं। तो इसी तरह से वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप सपोज दैट कि पावर में अगर लिखेंगे तो जब भी लिखेंगे तो आप इसको पावर में लिखेंगे, सपोज दैट नंबर में लिखेंगे। नंबर हो गया क्या? मतलब कि x हो गया, सपोज दैट कि ऐसा हो गया, ये हो गया x हो गया, y हो गया, ठीक है, इनटू ये 10, इसका पावर कितना हो गया? z हो गया, प्लस माइनस और e हो गया आपको p हो गया परसेंटेज। इस तरह से वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा इन जनरल हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें ज़्यादा फिजिक्स नहीं था। आज के जो चैप्टर है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसमें ज़्यादा फिजिक्स था नहीं, कम फिजिक्स था। लेकिन ये हमारी सिलेबस है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और ये सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये बहुत नीट में भी पूछा है, जेईई मेन में भी पूछा है। तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।